हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान की प्रस्तावना के बारे में। अब प्रस्तावना डिसाइड हो गई, संविधान में जो प्रतीक चिन्ह लिए गए वो कहाँ से लिए गए, उनमें किसकी कारस्तानी रही या कौन कौन उसको उजागर करने वाले रहे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। साथ ही इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा भी हमें करनी जरूरी है। तो आज के राष्ट्रीय प्रतीक में मैंने केवल दो ही चीज़ों को सम्मिलित किया है। एक इसमें आता है अशोक स्तंभ और एक इसमें आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज और इससे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको मैंने अपनी वीडियो में शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ का वेब पोर्टल आपका स्वागत करता है। वेब पोर्टल पर जाकर आप वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करते ही आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सबका लिंक वहां अवेलेबल मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब संविधान हमने कल बात करी थी संविधान की, तो आज उस पर ही कुछ चर्चा हो जाए। तो चर्चा देखिए हम क्या करते हैं। अगर बात करें हम पहले, तो संविधान का लोगो कहाँ से लिया गया, पहले ये भी चर्चा हो जाए। तो बात आती है संविधान का लोगो, किसकी बात आती है? संविधान के लोगो। तो लोगो में याद रखें, हाथी का प्रतीक है मोहर के रूप में। किसका है? हाथी का प्रतीक है मोहर के रूप में। अगर कोई पूछे संविधान का लोगो, तो हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में दिखाया गया। हाथी को किसके रूप में दिखाया गया है? प्रतीक मोहर के। इसके अलावा भारतीय प्रस्तावना में 4 चित्रों को समाहित किया गया था। अगर आप प्रस्तावना के चित्र पर गौर करें तो इस तरफ आपको हाथी मिलेगा, इस तरफ आपको सांड मिलेगा, और इस तरफ आपको घोड़ा मिलेगा, और इस तरफ आपको सिंह मिलेगा। यानी भारतीय संविधान में ये 4 चिन्ह लिए गए हैं। ठीक, एक तो पैटर्न ये था। दूसरा ये था, मैंने बोला था कि भारतीय संविधान की ज्यामिति किसने की, तो याद रखेंगे ज्यामिति करने का श्रेय एक जा रहा था राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने प्रस्तावना को सजाया, राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। दूसरा नाम था, तो वो नाम था नंदलाल बोस, जिन्होंने 22 चित्रों को सजाया। कौन सा था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। याद रखेंगे। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी? तीसरी चीज जो मैंने बताई थी कि इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये बताया था। इन्होंने मूल संविधान को किस में लिखा था? इटैलिक शैली में। इटैलिक शैली में, याद रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और मूल प्रतिलिपि के जो डिजाइन करता थे, इनके बारे में जब मैं अभी अशोक स्तंभ में पहुंचूंगा तो उसके डिजाइन करता का भी नाम आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि इसके हिंदी संस्करण को, कल के वीडियो में किसी भी बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया, अब नहीं आया लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इसके हिंदी संस्करण को जो लिखा था वो लिखा था बसंत कृष्ण। किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद द्वारा। याद रखेंगे, संविधान के हिंदी संस्करण यानी सुलेखन जो किया था उसका, वो बसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया था। तो हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद और इंग्लिश संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन चीज़ों के नाम याद रखेंगे। अभी आपके लिए क्वेश्चन रह गया है, वो है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, मूल पांडुलिपि के डिजाइन करता कौन थे, तो इसका वीडियो के बीच में आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल्स। देखिए, यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, पशु, विरासत पशु, खेल आदि का विवरण दिया गया है। यह प्रतीक भारतीय पहचान अथवा विरासत का मूल हिस्सा है। ठीक। राष्ट्रीय
चिन्ह किसी भी देश की संस्कृति और विरासत का प्रतीक हो सकते हैं। किसी भी देश की संस्कृति और विरासत का प्रतीक हो सकते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत के प्रतीक हैं, तो भारत की विरासत और भारत की पहचान का प्रतीक है। आइए बात करते हैं पहले प्रतीक की। तो पहला प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बात करते हैं तिरंगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखिए, भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान ने, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने यानी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, किस दिन, 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को, यानी वही कि 14 अगस्त के अर्धरात्रिकालीन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था, तो वो 15 यानी कि 15 अगस्त के दिन इसको किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। अगर हम बात करें आड़ी पट्टियों की, तो 3 आड़ी पट्टियां हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं, 3 आड़ी पट्टियां हैं, बीच में अशोक चक्र है, और अनुपात जो है वो 3:2 का है, यानी लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2। याद रखेंगे, बीच में 24 तेलियों वाला एक चक्र है जो लगभग समय को दर्शाता है। ठीक है, बात करते हैं, इस ध्वज के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। क्या है यहाँ पर, तो अशोक चक्र है। क्या है, चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी और उन्नति की ओर जाने की प्रेरणा। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। याद रखेंगे, इसे सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन आया कि आप बताएंगे कि सारनाथ के बारे में किस अभिलेख में, यानी सम्राट अशोक के किस अभिलेख में इसका वर्णन है, यानी जो वहाँ पर स्तूप है तो उसमें कौन सा अभिलेख वर्णित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय तिरंगा। देखिए, केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक, सफ़ेद शांति और सच्चाई, जबकि जो बीच में चक्र है वो धर्म चक्र या फिर गतिशीलता, 24 तीलियाँ 24 घंटे का, हरा उर्वरता और भूमि की पवित्रता का, या कहें हम हरियाली का या खुशहाली। अब देखिए, इसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग शक्ति साहस का प्रतीक या हम कह सकते हैं वीरता का प्रतीक। हम क्या कह सकते हैं, वीरता का प्रतीक। मध्य में जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है, या हम कहें खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम 7 अगस्त, डेट नोट कर लीजिएगा, 7 अगस्त 1906 कोलकाता के पारसी बागान, भारतीय तिरंगे का अर्थ चौराहे पर हरा पीला और लाल की आड़ी पट्टी वाले तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया। याद रखेंगे, वहाँ क्रांतिकारियों ने इस घटना को, जो अंग्रेजों का झंडा था उसे उतारकर 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान में अपने झंडे को लगाया था। याद रखेंगे 22 अगस्त, याद रखेंगे 22 अगस्त को जर्मनी के शहर स्टुअर्टगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने इस ध्वज को कुछ परिवर्तित करके फहराया था। आज़ादी के बाद, मैंने बताया भी था कि उन्होंने रूप प्रस्तुत किया था। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से ये झंडा फहराया गया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आज़ादी के बाद ये झंडा कहाँ पर फहराया गया था, तो आपका उत्तर क्या होगा, आज़ादी के बाद आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था। फिर अगला फैक्ट,
29 मई 1953 को तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नारगे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। सर तेनसिंग नारगे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम अंतरिक्ष में फहराया गया। याद रखेंगे, अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष। फिर आता है 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। तो याद रखेंगे, नॉर्थ पोल पर किसने फहराया? तो संजय थापर। फिर आता है 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्वाहान यानी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर एक बैज के रूप में, एक बैज या बिल्ला के रूप में लगाकर अंतरिक्ष पहुंचे। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इस डेट को याद कर लेंगे। कौन सी डेट है? 15 नवंबर 2008। तो डेट याद रहेगी, 15 नवंबर 2008 को अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चंद्रमा पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। तो पहला देश कौन सा था? अमेरिका, अमेरिका के बाद रूस, और रूस के बाद कौन सा? यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी। तो अमेरिका, रूस और यूरोप भेज चुके थे। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन सा? भारत। नेक्स्ट में देखेंगे 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता। देखिए, पहले था ध्वज संहिता। क्या थी? ध्वज संहिता, यानी ध्वज के बारे में जो नियम या धाराएं बनी थी। अब कर दिया इसे भारतीय ध्वज संहिता, नाम कन्वर्ट करके भारतीय ध्वज संहिता। और साथ ही कुछ छूट दी गई हैं, जैसे 2002 ने ले लिया इसको। व्यवस्था के अनुसार अब भारतीय नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से वर्ष के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्रथम झंडा या सर्वप्रथम झंडा लगाने की शुरुआत अगर कहीं हुई तो याद रखेंगे कहाँ हुई? डेनमार्क। कहाँ हुई? डेनमार्क। और कब हुई? तो 1219। सबसे पहले या सबसे पुराना झंडा उसी का है। ठीक है। रेड क्रॉस का झंडा देखिए, इसमें क्या है? लाल रंग आउटर में है और वाइट रंग की पट्टी है डेनमार्क के। और जबकि रेड क्रॉस में क्या होता है? रेड पट्टी बीच में और वाइट कलर चारों ओर। तो रेड क्रॉस से भी याद रख सकते हैं। रेड क्रॉस का झंडा स्विट्जरलैंड के झंडे का उल्टा है। रेड क्रॉस का झंडा सफ़ेद पृष्ठभूमि में और लाल क्रॉस, जबकि स्विट्जरलैंड के झंडे में लाल पृष्ठभूमि में सफ़ेद क्रॉस है। डेनिश फ्लैग यानी डेनमार्क के झंडे को विश्व यानी स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड का सबसे पुराना झंडा माना जाता है। कौन सा झंडा माना जाता है? यह सबसे पुराना ध्वज माना जाता है। 13वीं सदी से लेकर अब तक इसका प्रयोग हो रहा है। 13वीं सदी से लेकर आज तक डेनमार्क के झंडे पर इसका प्रयोग हो रहा है, या डेनिश फ्लैग हो रहा है। प्रांतों तथा राजाओं ने अपने ध्वज डेनबोग यानी डेनमार्क के झंडे का नाम डेनबोग से पहले से है, परंतु विश्व के किसी स्वतंत्र देश का ध्वज डेनमार्क के राष्ट्रीय ध्वज जितना पुराना नहीं है। याद रखेंगे, जितना पुराना डेनमार्क का है। लोक कथाओं के अनुसार डेनयोग 15 जून 1219 के आसपास गिरा था, जिसने किंग वाल्देयर द्वितीय और उसकी सेना को हराने के लिए जनता को प्रेरित किया। डेनमार्क के ध्वज का रंग लाल है, जिसमें सफ़ेद रंग की पट्टियाँ एक डोर से दूसरे डोर तक काटती हुई नजर आती हैं। ध्वज पर बना क्रॉस का डिजाइन ईसाई धर्म का प्रतीक है। इस डिजाइन को आगे चलकर नॉर्डिक यानी उत्तर यूरोपीय देशों स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ऑलैंड द्वीप समूह और फरो द्वीप समूह के अलावा स्कॉटिश द्वीप समूह, शेटलैंड तथा आर्को ने भी अपनाया। इस सभी
ध्वज का डिजाइन डेनमार्क के ध्वज का जैसा है, बस केवल उनका रंग अलग है। अब आपका ये जो होमवर्क है वो यही है, जो कंट्री मैंने बताई उन ध्वजों, उन कंट्री के फ्लैग को चेक करना अब आपका काम है। देखना ध्वज एक जैसा ही रहेगा, कलर चेंज आएगा। भारत के ध्वज निर्माता, तो भारत के ध्वज निर्माता हैं पिगली वेंकैया। या एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आता है झंडा समिति के अध्यक्ष। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष आता है पेपर में, तो आपको लगाना है पिगली वेंकैया। क्या लगाना है? पिगली। लेकिन अगर आता है तदर्थ, तदर्थ झंडा समिति, तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों क्वेश्चनों पर गौर करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ध्वज का आकार, लंबाई बताया मैंने, लंबाई में क्या है? तो लंबाई जो है वो कितनी है? अगर हम बात करें तो लंबाई है आपकी, तो लंबाई में हम आप देख सकते हैं कितनी लंबाई है इसकी, तो लंबाई है 3:2। तो जो ये गलत है इसको थोड़ा कट कर लेंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये अनुपात का साइन था, तो अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, और साइज शेप अगर पूछे तो कैसा है? आयताकार। चक्र में 24 तीलियां हैं, और हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तीलियों के बीच कितने डिग्री का कोण है? 15 डिग्री। याद रखेंगे पृथ्वी के ग्लोब पर भी, पृथ्वी के ग्लोब पर भी याद रखेंगे 15 डिग्री 1 घंटे के इक्वल होता है। 15 डिग्री 1 घंटे के इक्वल होता है, ये अलग से फैक्ट है। अब आता है जबकि 24 घंटे का, और चक्र का रंग नीला। अब देखेंगे प्रमाण। महात्मा गांधी के यंग इंडिया पत्रिका में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धम्र चक्र को बनाने का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलेगा? यंग इंडिया पत्रिका में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धम्र चक्र। झंडों के अध्ययन को ये भी याद रखें कि झंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झंडों का अध्ययन वैक्सीओलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वैक्सीओलॉजी कहा जाए, जिसका सीधा संबंध रोमन झंडे से है। कपड़े के झंडे की शुरुआत रोम में हुई। कपड़े के झंडे की शुरुआत कहाँ हुई? रोम में। विश्व में तिरंगा झंडा प्रयोग करने वाला पहला देश, देखिए ऐसा नहीं कि हमारे भारत ने तिरंगा झंडा पहले प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में तिरंगा झंडा प्रयोग करने वाला पहला देश, तो वो था नीदरलैंड, 1572। याद रखेंगे नीदरलैंड 1572। भारत में इस समय किसका शासन था? तो भारत में इस समय शासन था अकबर दी ग्रेट का। ठीक है, इस झंडे में लाल, सफ़ेद और नीली, देखिए कुछ कुछ भारत की तरह बस केसरिया और इसकी जगह नीला पट्टियाँ थीं। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज जो है, ना तो लगभग सभी देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं चौकोर या आयताकार शेप में बने हैं या स्क्वायर में, एक नेपाल का झंडा है जो त्रिकोण रूप में बना है। किसके रूप में बना है? त्रिकोण। तो याद रखेंगे त्रिकोण के रूप में दो त्रिकोणों को काटता हुआ किसका झंडा बना है? तो नेपाल का। अब आते हैं लीबिया। राष्ट्र ध्वज में केवल एक हरा रंग प्रयोग किया जाता था। याद रखें 2011 से पहले जो लीबिया का झंडा था इसमें हरा रंग था केवल। कैसा था? हरा। लेकिन इस पर कोई न चिन्ह था न डिजाइन। लेकिन वर्तमान में यानी 2011 के बाद अब लाल, काला और हरा रंग कर दिया है, बीच में चांद और सितारे कर दिए। ठीक, अगला आता है साइप्रस के राष्ट्रीय ध्वज पर, देखिए ये जो ध्वज है वो है साइप्रस। साइप्रस के राष्ट्रीय ध्वज पर उस देश का भौगोलिक चित्र यानी मैप भी अंकित है। तीसरा है AK-47 अफ्रीका के देश मोजाम्बिक। कौन से देश पर? मोजाम्बिक। अफ्रीका के देश मोजाम्बिक पर AK-47 का भी चित्र है, जिसे स्थान दिया गया था 1983 में। तो याद रखेंगे कभी पूछ लिया जाए किस झंडे पर AK-47 का है, तो वो है आपका मोजाम्बिक। ठीक है, आगे अब प्रतीक चिन्ह और विवरण। तो अगर हम बात करें प्रतीक चिन्हों की और उनके विवरण की, तो देखिए सिंह साहस का प्रतीक है,
काला झंडा विरोध के लिए दिखाया जाता है, लाल झंडा खतरे या क्रांति का प्रतीक है, सफ़ेद झंडा समर्पण, जब युद्धों की समाप्ति की जाती थी तो सफ़ेद झंडा दिखाकर यानी समर्पण कर, पीला झंडा संक्रामक रोगों का, इस समय पीला झंडा बुलंद है, कोविड-19 चल रहा है। फिर आधा झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का, देखिए बड़े पॉलिटिकल लीडर या बड़े नेता या बड़ी हस्ती की मृत्यु पर आधा झंडा झुका दिया जाता है। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा, जब राष्ट्र में विपदा आ जाती है तो उस समय उल्टा झंडा लगाए। चक्र प्रगति का प्रतीक है। कमल का फूल सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। ऑलिव यानी जैतून की शाखा जो बनी हुई है यह शांति का प्रतीक है। सफ़ेद कबूतर यह भी शांति का प्रतीक है। वहाँ पर काली पट्टी विरोध का संकेत है। देखिए वहाँ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाता है, लेकिन इसी तरीके से क्रिकेट में वहाँ पर काली पट्टी बांधकर श्रद्धांजलि दी जाती है किसी मृत क्रिकेटर या क्रिकेट से जुड़े किसी खिलाड़ी को। ठीक है, आँखों पर पट्टी और हाथ में तराजू, ये है हमारे न्याय का प्रतीक। ठीक है, अब आता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। देखिए अभी आता है वो क्वेश्चन जो मैंने कहा। अब याद रखें जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, इस राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ व संविधान के मूल पांडुलिपि जो डिजाइन बनाया था, यानी जो संविधान में डिजाइन बनाया था, तो ये डिजाइन बनाया है दीनानाथ भार्गव। याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, कौन सा नाम है? दीनानाथ भार्गव। इस डिजाइन को तैयार किया गया है दीनानाथ भार्गव के द्वारा। ठीक, मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। अब आपको देखो हमेशा दिखाई देंगे 3 सिंह दिखाई देते हैं, 1, 2 और 3, जबकि सिंह 4 हैं। अब ये 4 इस तरीके से, यहाँ वाला सिंह आपको दिखाई नहीं, तो फ्रंट से आपको केवल 3 ही सिंह दिखाई देंगे। ठीक है, आगे मैं चित्र दिखाता हूँ। 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य धम्मचक्र है। धम्मचक्र का अर्थ संस्कृत में पहिया होता है, यानी संस्कृत में क्या होता है? पहिया, चक्र का। किसी बार बार दोहराने वाली प्रक्रिया को चक्र कहते हैं। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक हैं। इसी धम्मचक्र को राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी में रखा गया है। इसका रंग गहरा नीला होता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। देखिए अब आते हैं, बात करते हैं हम इसकी। तो देखिए अगर हम मोहर की ओर देखें तो 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा सिंह पीछे की ओर है। इसे कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। देखिए बाईं ओर यानी दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो दाईं ओर एक बुल का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बुल। बुल यानी कि कृषि का प्रतीक है, तो बुल प्रतीक, और घोड़ा यानी प्रगति का प्रतीक है। तो बाईं ओर लेफ्ट में क्या है? घोड़ा यानी प्रगति का प्रतीक है। बाकी इसकी 24 तीलियों को देखिए किस तरीके से दिखाया है। आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि और संयम। अब आते हैं नीचे, देखिए सत्यमेव जयते, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। चक्र के दाईं ओर एक सांड जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राज्य चिन्ह का रंग, शासकीय कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले राज्य चिन्ह अलग अलग होते हैं। देखिए नीला राज्य चिन्ह, अगर हम बात करें, नीला राज्य चिन्ह जो प्रयोग होता है वो सारे मंत्रियों द्वारा, यानी भारत के मंत्रियों द्वारा नीला राज्य। लाल राज्य चिन्ह राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा लाल राज्य चिन्ह का प्रयोग। हरा राज्य चिन्ह लोकसभा के सदस्यों द्वारा हरा राज्य चिन्ह होता है। विशेष सरकारी भवन, जिन भवनों पर राज्य चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उच्चतम सत्यमेव जयते। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब है राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार। तो हम याद रखेंगे 15 जनवरी 2001 को सरकार ने सिनॉय कमेटी की सिफारिश मानते हुए कहा
कि 26 जनवरी 2002 से आम नागरिक सम्मानित तरीके से वर्ष के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में खंडपीठ ने निर्णय दिया कि नागरिकों द्वारा भवन, निजी संस्थाओं, दफ्तरों और राष्ट्रीय ध्वज में फहराना संविधान के अनुच्छेद 1A के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन, आता है जो भारतीय नेवी का झंडा है, वो नेवी का झंडा किसका बना होता है? तो नेवी का झंडा याद रखना ऊन का बना होता है। किसका बना होता है? ऊन का। अब मैंने यहाँ उत्तर दिया, 2 प्रश्न पीछे पूछ चुका हूँ। तीसरा प्रश्न अब आता है मेरा कि जो नेवी का जो झंडा अगर ऊन से तैयार होता है तो ये नेवी का जो झंडा होता है वो किस कलर का होता है? तो आपको मैंने मटेरियल बता दिया, लेकिन कलर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बने रहें डेली हमारे साथ नए नए टॉपिक के साथ। कल हम और टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।